तरफ तुर्की अब सीधे अमेरिका से भिड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में क्या भारत ने अब चीनी फॉर्मूला लगाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन सीरिया में हिंसा और उथल पुथल के बीच तुर्की पहुंचे हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा के एसेन बोगा हवाई अड्डे पर ही राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन से मुलाकात हुई। सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद HTS गुट का दमिश्क पर कब्जा होने के बाद वहां अमेरिकी समर्थित कुर्द बलों और तुर्की समर्थित विद्रोहियों के बीच झड़पें हो रही है। तुर्की ने लगातार कुर्दों को निशाना बनाया है। ऐसे में सीरिया में स्थिरता स्थापित करने के मुद्दे पर वार्ता के लिए ब्लिंकन गुरुवार को तुर्की पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्दोगन ने ब्लिंकन से बातचीत में साफ किया कि तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीरिया में उन सभी संगठनों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेगा जिन्हें वह आतंकवादी मानता है। अर्दोगन का कहना है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में तुर्की कोई कमजोरी नहीं आने देगा। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अर्दोगन और ब्लिंकन ने सीरिया पर चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए मिलकर काम करने को कहा। सीरिया में उथल पुथल के कारण अमेरिका ने तुर्की के सामने अपने सुरक्षा चिंताओं को रखा। सीरिया में तुर्की समर्थित मिलिशिया कुर्द लड़ाकों से लड़ रही है। कुर्दों को अमेरिका का समर्थन है, जिन्हें वह दाएश समूह के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में समर्थन देता है। ब्लिंकन ने कहा कि सीरिया में दाएश आतंकियों को रोकने में अमेरिका समर्थित सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अमेरिकी विदेश विभाग का प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि ब्लिंकन ने एक जवाबदेह और समावेशी सरकार के लिए सीरियाई नेतृत्व वाले राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन करने में अमेरिका और तुर्की के साझा हित पर ध्यान दिया है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि इस्लामिक स्टेट को हराने के लिए गठबंधन अपने महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम देना जारी रख सकता है। तुर्की और अमेरिका ने 13 साल के गृह युद्ध के दौरान सीरियाई विद्रोहियों का समर्थन किया, लेकिन जब विद्रोही गुटों में से एक कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज की बात आई तो दोनों के हित टकराए। SDF इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन में मुख्य सहयोगी है। इसका नेतृत्व पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट कर रहा है। YPG को तुर्की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को आतंक के रूप में देखता है, जिन्होंने 40 वर्षों तक तुर्की से लड़ाई लड़ी है। ऐसे में तुर्की इसे एक आतंकी गुट मानता है। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वह उन संगठनों को कोई ढील नहीं देगा जिन्हें वो आतंकी मानता है। तुर्की ने हाल के दिनों में YPG को भी निशाने में लिया है। हालांकि यहाँ तुर्की इस मौके को नहीं गंवाना चाहेगा, ये तो साफ साफ दिखता है। तुर्की ने असद सरकार के गिरते ही एक मोर्चा खोल दिया है। स्क्रीन पर इस कार्टून को देख रहे हैं। दरअसल सीरिया में स्थिति ऐसी ही है। सीरिया में गृह युद्ध के बीच तुर्की ने कुर्द बलों पर लगातार हमला किया है। यह हमला सबसे पहले अलेप्पो प्रांत में हुआ। तुर्की की सेना और तुर्की समर्थित मिलिशिया ने अमेरिका समर्थित कुर्द बलों SDF पर हमला किया। तुर्की और अमेरिका दोनों ही असद सरकार के विरोधी रहे हैं, लेकिन कुर्दों के मुद्दे पर दोनों के हित अलग हैं। अमेरिका कुर्दों को ISIS के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी मानता है, वहीं तुर्की कुर्दों को आतंकवादी संगठन PKK से जोड़ता है। तुर्की की सरकार PKK को अपनी जमीन पर आतंक फैलाने का जिम्मेदार ठहराता है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन स्थित युद्ध निगरानी संस्था SOHR और कुर्द बलों ने बताया कि तुर्की सेना और तुर्की समर्थित मिलिशिया ने पूर्वी अलेप्पो प्रांत में अमेरिका समर्थित कुर्द बलों पर हमला किया। असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया में अराजकता और अनिश्चितता के बीच तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ ये नया मोर्चा खोला है। कुर्द एनिस के तहत उत्तर पूर्वी सीरिया को नियंत्रित करता है और अमेरिका का खास सहयोगी है। ऐसे में अमेरिकी सरकार भी इस पर प्रतिक्रिया दे सकती है। अब यहाँ पर ये मुलाकात तो कर रहे हैं, पर कहा जा रहा है कि इससे कोई खासा असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहीं पर कुर्द जनरल का ये कहना है कि सीरिया में ISIS का राज एक बार फिर से आ जाएगा अगर अमेरिका ने इन चीजों को नहीं देखा तो, क्योंकि यहाँ पर एक खालीपन पैदा हो गया है। अमेरिका कुर्दों के दुश्मन HTS के साथ दोस्ती कर रहा है, ये भी कहा जा रहा है। सीरिया में सबसे बड़ी कुर्द मिलिशिया के कमांडर जनरल कोबानी ने ये आरोप लगाया कि अमेरिका उन्हें अब अकेला छोड़ रहा है, वो भी जब तब कुर्द सेना सीरिया में IS आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख भागीदार रही है। कुर्द सेना और तुर्की की ये दुश्मनी यहाँ निकल रही है तो वहीं जमीन कब्जाने की भी बात है। जो अब ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा ले और जिसकी ज्यादा से ज्यादा यहाँ बढ़त मिल जाए,
उसी दिशा में ये बढ़ रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जय बांग्ला अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा नहीं रहेगा। बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जिसमें जय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने इस नारे को प्रसिद्धि दिलाई थी। रहमान की बेटी शेख हसीना को 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। हाल ही में देश के केंद्रीय बैंक ने मुद्रा नोट से रहमान की तस्वीर हटाने का फैसला किया है। सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया है और 2 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर 10 मार्च 2020 के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने की अपील की है। समाचार पत्र डेली स्टार ने बुधवार को खबर दी कि प्रधान न्यायाधीश सैयद रफात अहमद की अध्यक्षता वाली अपीलीय डिवीजन के पूर्ण पीठ ने मंगलवार को इस आधार पर आदेश पारित किया कि राष्ट्रीय नारा सरकार का नीतिगत निर्णय है, न्यायपालिका इस मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद हर चीज को हटाया जा रहा है जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ जुड़ी हुई चीज देखने को मिल रही है और इसी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश में भारत के प्रति धीरे धीरे टेंशन और बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। भारत के विदेश सचिव का जाने का भी यहाँ कोई बहुत खासा असर देखने को नहीं मिला और अब भारत के सीटीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला ठीक उसी तरीके का फैसला है जिस तरीके का फैसला चाइना के ऊपर लिया गया था। इन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश के चीजों का बायकॉट अब शुरू कर देना चाहिए। जितनी जल्दी हम ये बायकॉट शुरू करेंगे उतना ही जल्दी असर भी दिखना शुरू होगा। हालांकि आपको बता दूं, अब कहा जा रहा है कि चावल के मामले में अभी चाहिए इन्हें भारत से चावल और चावल के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भारत के पास भी मौका है पर रणनीतिक तौर पर ये कितना सही है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अपने बयान में इस चीज को कहा है कि हम ये सारी चीजों को देख रहे हैं और यहाँ पर हम अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं यूनुस गवर्नमेंट को। जिस तरीके से यहाँ चल रहा है वो चीजें सही नहीं है वगैरह वगैरह। हालांकि अमेरिका इन बातों को कह रहा है, ज्यादातर चीजें देखी जा रही है ना आज के समय में कही जाती है, पर इतना जरूर हो गया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में चीजें बदल रही है ये चीजें बता रही हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त अमेरिका मूक दर्शक बना हुआ है और मूक दर्शक बनकर ये सारी चीजें देख रहा है। अब भारत को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत आगे आने वाले समय में किस तरीके का फैसला लेता है ये भी देखने वाली बात होगी। भारत कहीं न कहीं यहाँ इंतजार भी कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका का क्या एक्शन और रिएक्शन होता है बांग्लादेश के ऊपर, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है और क्या दोनों देशों के बीच में रिश्ता सुधर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।